हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज 15 अगस्त की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जो कि तीन न्यूक्लियर नेशंस के बीच में है, और वो है कश्मीर इशू को लेकर। कश्मीर को लेकर बहुत सारे वॉर्स फाइट हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और चाइना और इंडिया के बीच में भी एक जंग हुआ था। वो बेसिकली कश्मीर के ऊपर नहीं था, अक्साई चीन के ऊपर था। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कश्मीर का जियोग्राफिकल मैप क्या है, कश्मीर में जो अक्साई चीन है वो कौन ओन करता है या फिर वो किसके अंडर में है। वहीं सैसगम वैली के बारे में भी डिस्कस करेंगे, फिर गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बारे में। ये दोनों जो टेरिटरीज का नाम दिया, गिलगिट बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर, ये और सैसगम वैली, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंडर में आता है। तो सबसे पहले स्टोरी शुरू होता है 1959 में। तब चाइना ने इलीगली अक्साई चीन को ऑक्यूपाई कर लिया था। अक्साई चीन बेसिकली बहुत दूर दराज का एरिया था, वहां तक इंडिया के जो पेट्रोल्स हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। तो उस जगह को इंडिया के जो बॉर्डर पेट्रोल्स है कभी उतना दूर तक गए नहीं, क्योंकि वहां वो बहुत इनएक्सेसिबल एरिया था और वो बहुत ही बंजर था। तो तब इंडिया के पास और भी बहुत सारे इश्यूज थे, तो उन्होंने कभी भी अपना जो नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर है अक्साई चीन, उसके ऊपर कभी फोकस नहीं किया। और इसी दरमियान होता यह है कि चाइना ने एक G219 करके एक हाईवे कंस्ट्रक्ट कर दिया अक्साई चीन के अंदर से होते हुए। ये G219 जो हाईवे है वो तिब्बत के लहासा को कनेक्ट करता था जिंजियांग के काशगर को। अक्साई चीन बेसिकली 37,244 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, और जैसे ये हाईवे बना तो चाइना ने इस टेरिटरी को अपना क्लेम करने लग गया। लेकिन तब नेहरू ने इस क्लेम को चाइना का खारिज किया, बोला कि जो मैप इंडिया को ब्रिटिश से इनहेरिट होके मिला है उसमें ये टेरिटरी ब्रिटिश इंडिया के अंडर आता है, तो ये अभी भी इंडिया का टेरिटरी होगा। लेकिन 1962 वॉर के बाद जब ये पक्का हो गया था कि ये टेरिटरी चाइना देने वाला नहीं है, तो नेहरू ने तब कहा था कि इस टेरिटरी में जो अक्साई चीन है वहां पे एक घास का तिनका भी नहीं उगता है, तो इस टेरिटरी को लेने का कोई फायदा नहीं है। तब उन्हीं के कैबिनेट मंत्री महावीर त्यागी ने अपना सर दिखाया, बोले कि यहाँ पर भी एक भी बाल नहीं उगता है, तो क्या ये सर भी चाइना को दे देना चाहिए, ऐसा कहा था। तो ये सब हम लोग के पहले पार्लियामेंट में जो अपने पार्टी मेंबर्स थे वो लोग, उन लोग के लिए मतलब कोई पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं था, उन लोग के लिए अपना नेशन इंपॉर्टेंट था, भले वो लैंड बंजर क्यों ना हो, लेकिन था तो वो इंडिया का ही। तो इसके ऊपर महावीर त्यागी ने नेहरू को कहा था, और दोनों एक ही पार्टी के थे, कांग्रेस के। तिब्बत और जिंजियांग दो बहुत ही सेंसिटिव और वल्नरेबल रीजन है चाइना का, क्योंकि देखिए तिब्बत और जिंजियांग दोनों में रिलीजियस लोग रहते हैं। तिब्बत में बुद्धिस्ट रहते हैं और जिंजियांग में उइगुर मुस्लिम रहते हैं। चाइना कभी भी डाइवर्सिटी में बिलीव ही नहीं करता है, और इसीलिए ये दोनों जो जगह है वो चाइना के लिए थोड़ा हॉट और सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग अभी भी मानते हैं कि चाइना ने उनको एनेक्स किया है। वो लोग पहले इंडिपेंडेंट थे। जिंजियांग को ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट करके एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट कराना चाहता है, जिसको चाइना टेररिस्ट ग्रुप मानता है। वहीं तिब्बत के इंडिपेंडेंस के लिए दलाई लामा इंडिया में होके संघर्ष कर रहे हैं। और चाइना ने G219 जो हाईवे है उसको 1951 में जब कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया और 57 में कंप्लीट हुआ, तब तक इंडिया को ये पता भी नहीं था कि उसके टेरिटरी के अंदर से एक हाईवे जा रहा था। तो ये बहुत ही इनएक्सेसिबल एरिया था। और बाद में इंडिया को 1959 में पता चला कि एक G219 करके एक हाईवे है जो कि इंडियन टेरिटरी से होकर गुजरता है। उसके बाद से इंडिया ने इसको ऑब्जेक्शन करना शुरू किया और फिर फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाया नेहरू के द्वारा। जब इंडिया को ये पता चला कि चाइना ने बहुत सारा जो लैंड अक्साई चीन का उसको अपने अंडर में कर लिया, तब इंडिया ने शुरू किया था फॉरवर्ड पॉलिसी। ये 1959 के बाद का बात है, मतलब 1962 वॉर होने से पहले। तब इंडिया ने स्टार्ट किया था फॉरवर्ड पॉलिसी। इसके अंडर में होता यह था कि जो इंडिया के जो पेट्रोल्स होते हैं वो बहुत आगे तक जाते थे, और वहां पर वो फार्देस्ट पॉइंट तक रीच करते थे, और वहां पर अपना एक छोटा सा पोस्ट बना के आ जाते थे, ताकि मतलब एनिमी नेशन को पता चले कि ये इंडिया का टेरिटरी है, ये इंडिया का पोस्ट बनाया गया है। तो ऐसे करते करते उन्होंने बहुत अक्साई चीन के अंदर तक गए, और जब वो लोग अक्साई चीन के अंदर जाने लगे रेगुलर इंटरवल में, तब वहां पे क्लैशेस शुरू होना स्टार्ट हुआ। चाइना ने जो हाईवे कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया था 1951 में, वो 1957 तक कंप्लीट हुआ। और ये जो हाईवे है वो पूरी पक्का हाईवे नहीं था, ये मतलब बेसिकली डर्ट हाईवे था, मतलब अच्छा हाईवे टाइप का। और जैसे जैसे इंडियन पेट्रोल्स अक्साई चीन में जो टेरिटरी है उसको रिक्लेम करने के लिए बीच बीच में जाने लगे, तो क्लैशेस होने लगा। और 21 अक्टूबर
जिस दिन हम लोग नेशनल पुलिस मार्टियर्स डे मनाते हैं उसका रीजन भी यही है कि एक बार सीआरपीएफ का जो पेट्रोल है उसको चाइना ने एम्बुश करके 10 सोल्जर्स को मार दिया था और 2 जन घायल कर दिए थे। तो जब ये वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद से जो फॉरवर्ड पॉलिसी उसको धीरे धीरे कम करने लग गए और ये उतना ज्यादा दिन तक चला नहीं फॉरवर्ड पॉलिसी। 1962 वॉर में चाइना ने जो ईस्टर्न सेक्टर है यानी अरुणाचल प्रदेश वो वाला जगह को पूरा वैकेट कर दिया था। पहले चाइना आसाम तक अपना ट्रूप्स को लेके आ गया था, लेकिन बाद में यूएसए ने जब धमकी दिया कि वो भी इस वॉर में आ जाएंगे क्यूबा क्राइसिस खत्म होने के बाद, तो इसको देखते हुए चाइना ने अपने आप को वैकेट कर दिया। लेकिन जो वेस्टर्न सेक्टर है लद्दाख में, वहां पे कुछ कुछ एरियाज में उन्होंने वैकेट नहीं किया। और इसी के साथ अक्साई चीन का ये जो इशू है ये आप लोगों को मैंने बता दिया। इसके बाद हम लोग पीओके को लेकर देखते हैं। जहां तक इंडिया का कंसर्न है, जो भी पीओके पहले था 1947 के पहले, वो भी इंडिया का पार्ट है और जो अभी पीओके है वो भी इंडिया का ही पार्ट है। तो बेसिकली ये जो कोट कहा हूं, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न व्हाट इज पीओके इज ऑल्सो इंडिया, व्हाट एवर वॉज पीओके इन 1947 वॉज ऑल्सो इंडिया। इसका मतलब ये है कि 1947 तक पाकिस्तान के पास सैशगम वैली था जो कि पीओके का पार्ट था, और सैशगम वैली बेसिकली 6993 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये पुराना रूट है काशगर जो कि सिंजियांग में वहां पे जाने का। लेकिन पाकिस्तान ने किया ये कि जो ये काशगर जाने का रास्ता था सैशगम वैली, वो चाइना को गिफ्ट कर दिया। चाइना को गिफ्ट इसलिए किया ताकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर टेंशन है चाइना के साथ वो खत्म हो सके। लेकिन इंडिया ने ये जो ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी है पाकिस्तान से चाइना को, उसको इलीगल देखा और इंडिया के अकॉर्डिंग ये चाइना को दिया हुआ एक गिफ्ट है पाकिस्तान के द्वारा, और जो गिफ्ट दिया वो इंडिया का एक टेरिटरी है। तो सासगम वैली भी इंडिया का ही पार्ट है एक तरह से, जो पहले पाकिस्तान ने अपने अंडर में ऑक्यूपाई किया, फिर उसको इलीगली गिफ्ट के तौर पे चाइना को दे दिया। तो पाकिस्तान के पास दूसरे को गिफ्ट देने के लिए खुद का तो कुछ है नहीं, दूसरे का ही चुराया वो चीज गिफ्ट में देता है। अभी तो खैर चाइना के अंडर में पूरा पूरी हो ही चुका है, कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में चाइनीज मिलेंगे। तो जो ये साशगम वैली का एरिया है वो इंडिया अपने मैप में अभी भी मार्क करता है और ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंडर में आता है। और इसके बाद आता है एक छोटा सा टेरिटरी जो कि छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ साशगम वैली के थोड़ा साउथ में ही एक डैगर शेप का एक टेरिटरी है जिसको सियाचिन ग्लेशियर कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत के अंडर में इंडिया का पार्ट बनाया था और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में कंडक्ट किया गया था। पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन अबाबील के अंडर में सियाचिन को अपना पार्ट बनाने का ट्राई किया था, लेकिन इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के सियाचिन को कैप्चर करने से एक दिन पहले ही सियाचिन पहुंच गए थे। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सेकेंड सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है जो कि पोलार रीजन के बाहर है। 1971 वॉर के बाद जब इंडिया ने पाकिस्तान को बाइफरकेट कर दिया बांग्लादेश को बनाकर, तब शिमला एग्रीमेंट हुआ था। शिमला एग्रीमेंट में बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान ने एलओसी को डिमार्केट करना शुरू किया। जब एलओसी को डिमार्केट करना शुरू किया तब वो लोग नॉर्थ में पहुंचे जहां पे सियाचिन ग्लेशियर था। तब दोनों पक्ष ने, इंडिया और पाकिस्तान ने, ये माना कि ये बहुत ही ज्यादा डेसोलेट जगह है और यहाँ पे कोई भी अपना ट्रूप्स क्यों रखेगा, बहुत ही हार्श क्लाइमेट है यहाँ पर, किसी का भी ट्रूप्स यहाँ पे तो सर्वाइव कर नहीं पाएगा। तो ये वाला जगह एज इट इज रख देते हैं और जो एलओसी का बॉर्डर है वो इस ग्लेशियर के अलोंग पास करता है। तो ग्लेशियर के अलोंग पास करता मतलब इसको स्ट्रेट लाइन में मार कर दिया और पाकिस्तान और जो भी वेस्टर्न सोर्सेज थे, उस वक्त वेस्टर्न जो भी कंट्रीज थे वो पाकिस्तान के सपोर्ट में थे क्योंकि तब कोल्ड वॉर चल रहा था और वहीं इंडिया के साइड में यूएसएसआर था। तो जो भी पाकिस्तान और वेस्टर्न सोर्सेज है उसने सियाचिन की जगह को एक डॉटेड लाइन से मार करना शुरू कर दिया और इसके बाद जो भी वेस्टर्न और पाकिस्तानी थे उन्होंने जब इसको स्ट्रेट मार किया तो इंडिया ने ये देखा कि जो ये लोग मैप्स जारी करें उसमें जो सियाचिन है वो पाकिस्तान का टेरिटरी हो रहा है, लेकिन इंडिया ने माना कि नहीं, ये पूरा स्ट्रेट लाइन से पास नहीं होगा, ये जो अंदर होके जा रहा है डैगर के शेप में उस तरह से एलओसी पास कर रहा है। मतलब जो जैसे कि आप मैप में अभी देख सकते हैं, जो ये ट्रायंगुलर शेप करके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर से जा रहा है वैसे एलओसी पास होगा और ये इंडिया का पार्ट है। तो ये बेसिकली बहुत ही अनसर्टेन था क्योंकि ना ही इंडिया ना ही पाकिस्तान, यहाँ पे किसी का भी कोई मिलिट्री ट्रूप्स नहीं था और ये जगह बेसिकली खाली था और ये बेसिकली मैप्स में कार्टोग्राफिक एग्रेशन दिखाया जा रहा था। और मिड 70s होते होते इंडिया ने ये रियलाइज कर लिया कि जो पाकिस्तान है वो सियाचिन को अपने मैप में शो कर रहा है और वो जो भी वेस्टर्न माउंटेनियर एक्सपीडिशन थे उनको अपने कंट्री में इनवाइट कर रहा था और इनकरेज कर रहा था कि वो लोग सियाचिन को क्लाइंब करें। और इससे हो ये रहा था कि ग्लोबली जो भी माउंटेनियरिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स के मैप है उसमें ये दिखाया जा रहा था कि सियाचिन पाकिस्तान का पार्ट है।
और इसको देखते हुए इंडिया ने भी काउंटर करने के लिए एक अपना माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन शुरू करवाया कर्नल एन कुमार के नेतृत्व में। कर्नल एन कुमार को बुल कुमार भी कहा जाता है। और कर्नल एन कुमार नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में इंडिया का जो इंदिरा कॉल है उसको कर्नल एन कुमार ने लोकेट किया था, और वो बेसिकली 5764 मीटर के हाइट पे है। यहाँ पे एक बात ये नोट करने का है कि दो ठो इंदिरा कॉल है। एक ठो इंदिरा कॉल 1912 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने खोजा था, और वो बेसिकली 2 किलोमीटर दूर है उस इंदिरा कॉल से जिसको कर्नल एन कुमार ने खोजा था। और जो ये इंदिरा कॉल है वो इंदिरा गांधी के नाम के ऊपर नहीं है, ये बेसिकली एक गॉडेस के नाम के ऊपर है इंदिरा, इसीलिए बहुत जन इसको कंफ्यूज करते हैं। ये इंदिरा गांधी के नाम के ऊपर है, इंदिरा कॉल वैसा नहीं है। ये जो सियाचिन है वो एक ट्राई जंक्शन है जहाँ पे पाकिस्तान, चाइना और इंडिया तीनों के जो बॉर्डर से वो मीट करते हैं। और सियाचिन के पास ही में एक सियाकांदी नाम का जगह है, वो भी इंडिया के अंडर में है। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम लोग को सेंसिटिव एरियाज मिलते हैं जो कि सीपीईसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि काराकोरम, कुंजरा, ये सब। यहाँ से होते हुए बेसिकली सीपीईसी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और वो बलूचिस्तान में जाके एंड होता है ग्वादर में। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पीस कमिटमेंट्स को लेके कभी भरोसा नहीं कर सकता है शिमला एग्रीमेंट के बाद से, क्योंकि ये सारे जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स है वो अभी के वक्त में कुछ भी नहीं। अभी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट व लॉजिस्टिक, मिलिट्री, ये सब के लिए ये सब जगह के ऊपर कंट्रोल करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस प्रॉब्लम ये आएगा कि यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लगेंगे, जैसे कि इंडिया को सियाचिन को कंट्रोल करने में हर दिन में 20 करोड़ स्पेंड करने पड़ते हैं। सियाचिन का इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, अगर इंडिया सियाचिन से अपने ट्रूप्स को वापस खींच लेगा तो पाकिस्तान और चाइना यहाँ पे अटैक करके इस जगह को एनेक्स कर सकते हैं। फिर बाद में इंडिया का जो नुब्रा वैली है वहां पर भी पाकिस्तान और चाइना घुस सकते हैं। इसीलिए सियाचिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए। इस साल भी बहुत सारे कमांडो न्यूज़ चैनल्स जो टीवी पे रन होते हैं वो लोग ये क्लेम करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू अगर इंडियन आर्मी को ओपन हैंड दिया होता तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज इंडिया का पार्ट होता, बट ऐसा नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल एलपी सिंह, जिन्होंने अपनी किताब सरेंडर वाज द थ्रेड, उसमें ये बताया है कि जब रेडर्स पाकिस्तान से आए थे इंडिया में तो इंडियन आर्मी के पास केवल एक ब्रिगेड था उन लोगों को पुश बैक करने के लिए। सबसे पहले इंडियन आर्मी ने उनको बारामूला और उरी से निकाला, फिर वो लोग मुजफ्फराबाद तक उन लोगों को पुश बैक किया। लेकिन तब इंडिया के पास उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं था, और श्रीनगर का जो एयर स्ट्रिप है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा डर्ट एयर स्ट्रिप था, मतलब वो पक्का एयर स्ट्रिप नहीं था, और वो विंटर के सीजन में इनएक्सेसिबल होता था। वहाँ पे बहुत मुश्किल से डकोटा प्लेन्स को भी लैंड किया जाता था, और जब विंटर का सीजन आया तब वो वाला एयर स्ट्रिप पूरी तरीके से इनएक्सेसिबल हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ का चादर चढ़ चुका था। और उस वक्त आपको बता दूं कि बनिहाल टनल कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था जो इंडिया को डायरेक्टली श्रीनगर से ज्वाइन कर देता है। तो इसी के कारण सप्लाई का शॉर्टेज हुआ था और इंडियन आर्मी को नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ा था कैंपेन के लिए। लेकिन अगले साल जब उन्होंने ये कैंपेन शुरू किया तब तक पाकिस्तान ने भी अपने साइड में अपने आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग पोजीशन में डाल दिया था। तो इसी के कारण कोई आउटकम नहीं निकला। इंडियन आर्मी ने उनको जहां तक मुजफ्फराबाद तक भेजा था वहीं तक वो लोग सेटल हो गए थे। जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तब जो दोनों कंट्रीज को हेड कर रहे थे ब्रिटिश जनरल्स, और उस वक्त ये दोनों जो ब्रिटिश जनरल्स थे वो लोग अच्छे फ्रेंड थे और इन्होंने उतना ज़्यादा वॉर के ऊपर कुछ फोकस किया नहीं। मेनली ये जो वॉर फाइट किया जा रहा था वो इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स है ब्रिटिश जनरल्स के अंडर में वो लोग फाइट कर रहे थे। इसके बाद स्टोरी आता है गिलगिट बाल्टिस्तान। गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान का पार्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने से पहले ही बन गया था। हुआ ये था कि गिलगिट बाल्टिस्तान के जो किंग थे महाराजा हरी सिंह, उन्होंने ब्रिटिश को गिलगिट बाल्टिस्तान 60 ईयर के लिए लीज पे दिया था 1930 में। लेकिन जब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिला ब्रिटिश से तब जो भी पुराने एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज थे ब्रिटिश के साथ लोकल किंग्स के वो सारे नल एंड वॉइड हो गए। तो इससे हुआ ये कि ये वाला जगह वापस से महाराजा हरी सिंह को मिल गया। तो महाराजा हरी सिंह ने अपने गवर्नर को भेजा ताकि वो गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर कंट्रोल ले सके ब्रिटिश से। जब तक ब्रिटिश गिलगिट बाल्टिस्तान को कंट्रोल करता तब तक गिलगिट बाल्टिस्तान को गार्ड करते थे गिलगिट स्काउट्स। ये बेसिकली ब्रिटिश के अंडर में थे। और महाराजा हरी सिंह ने जब अपने गवर्नर को भेजा तब उन्होंने इंडिया से कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया और उन्होंने इंडिया का हेल्प 3 महीने बाद मांगा जब पाकिस्तान से रेडर्स
इंडिया के श्रीनगर तक आ गए थे। तो जब ये गवर्नर गिलगिट बाल्टिस्तान गए तो जो कमांडर थे ब्रिटिश, उन्होंने अपने गिलगिट स्काउट्स को विद्रोह करने के लिए बोला। उन्होंने रिवोल्ट किया महाराजा हरि सिंह के अगेंस्ट में, और वो डायरेक्टली पाकिस्तान को जाके एक्सेप्ट कर लिए कि वो उनका पार्ट बनना चाहते हैं, ना कि वो महाराजा हरि सिंह के साथ मिलकर एक इंडिपेंडेंट नेशन फॉर्म करना चाहते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने से पहले गिलगिट बाल्टिस्तान पार्ट बन गया था पाकिस्तान का। पाकिस्तान को आज़ादी मिलने के 70 साल बाद तक उन्होंने जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसको एक डिस्टिंक्ट एरिया के तौर पे ट्रीट किया। पहले गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान कहता था नॉर्दर्न एरिया 2009 तक। उसके बाद फिर बाद में उसको रीनेम करके गिलगिट बाल्टिस्तान बुलाने लगे। अभी पाकिस्तान में गिलगिट बाल्टिस्तान को एक नया प्रोविंस बनाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। जिस तरह से इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया था, उसी तरह से वो लोग भी गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5th प्रोविंस बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो डिस्प्यूट है कश्मीर का, वो बेसिकली जो आज़ाद कश्मीर है जो कि मुजफ्फराबाद एरिया में, उसको लेकर है। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो उसी का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। इशू मेनली जो आज़ाद कश्मीर है उसके ऊपर है। और जो आज़ाद कश्मीर है वो मेनली एरिया में 13,297 स्क्वायर किलोमीटर है, और वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान 72,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 1947 के बाद से उतना ज़्यादा कोई टेरिटोरियल एक्सचेंज नहीं हुआ कश्मीर रीजन में इंडिया और पाकिस्तान का। जो पहले सीज फायर लाइन हुआ करता था 1947 में, वही बाद में LOC बना दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, और वो अभी भी एज अ परमानेंट बॉर्डर ही ट्रीट किया जाता है। 1965 तक जो सीज फायर लाइन था इंडिया और पाकिस्तान का, उसको टाइटली मॉनिटर किया जाता था UN ऑब्जर्वर के द्वारा। मेनली 1965 तक कोई भी टेरिटरी ना कोई कंट्री दूसरे से ले सकता था और ना ही उसको अपने अंडर में रख सकता था। और ये UN ऑब्जर्वर अभी भी है, लेकिन उतना ज़्यादा कोई भी साइड इसको बॉदर नहीं करता है। 1965 में जब वॉर हुआ था तब जो कुछ भी टेरिटरी इंडिया ने पाकिस्तान को ऑक्यूपाई किया था वो पाकिस्तान को वापस देना पड़ा था, और सिमिलरली पाकिस्तान ने जो कुछ भी इंडिया का टेरिटरी ऑक्यूपाई किया था वो इंडिया को वापस देना पड़ा था। इंडिया ने पाकिस्तान को हाजी पीर पास वापस किया, जिसको लेकर अभी बहुत जन रिग्रेट करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट पास था, उसको नहीं देना चाहिए था। वहीं पाकिस्तान ने इंडिया को वापस किया छम, जो वापस 1971 वॉर में पाकिस्तान ने इंडिया से छीन लिया था। 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद शिमला अग्रीमेंट साइन किया गया था। तब के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, वो तब प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। तो इस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान ने जो कुछ भी टेरिटरी एक दूसरे का एनेक्स किया है कश्मीर एरिया को छोड़ के, वो सारे टेरिटरीज एक दूसरे को वापस दे देना पड़ेगा। तो वो सारे टेरिटरीज दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को वापस कर दिया, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर एक कच्छ का जो एरिया है वो वाला टेरिटरी पाकिस्तान को वापस नहीं किया, क्योंकि ये वाला टेरिटरी 1965 से पहले इंडिया का पार्ट हुआ करता था। 1965 का जो वॉर हुआ था उससे पहले पाकिस्तान ने एक छोटा मोटा स्कर्मिश किया था और ये वाला टेरिटरी इंडिया से छीन लिया था। उसके बाद इसके ऊपर एक केस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में भी गया, जहां पे पाकिस्तान के फेवर में जजमेंट दिया गया। लेकिन जब इंडिया ने इस टेरिटरी को 1971 वॉर में वापस से अपने अंडर में ला दिया, तो उसके बाद इंडिया ने ये कहा कि ये वाला जजमेंट इंडिया मानेगा नहीं, क्योंकि इंडिया ने इस टेरिटरी को पाकिस्तान से छीन के ऑक्यूपाई किया है, तो ये वाला टेरिटरी इंडिया का ही पार्ट रहेगा। और वहीं कश्मीर वाले एरिया में इंडिया ने कुछ वाइटल एरिया को कैप्चर किया, जैसे कि कारगिल और द्रास वाले एरिया को, फिर तुर्तुक एरिया को। तुर्तुक जो रीजन है वो नुब्रा वैली के लास्ट विलेजेस में से एक है, तो ये इसको इंडिया ने अपने अंडर में लाया। वहीं तो इंडिया का जो टेरिटरी है छंप करके उसको पाकिस्तान ने 1971 वॉर में वापस से अपने अंडर में एनेक्स कर लिया। और इन सबको छोड़ के कोई भी ज्यादा टेरिटोरियल एक्सचेंज नहीं हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इन 70 सालों में। पाकिस्तान के अकॉर्डिंग इंडिया ने जो शिमला एग्रीमेंट है उसको वायलेट किया था, क्योंकि जो LOC था वो सियाचिन ग्लेशियर के अलॉन्ग जाता था, तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग वो स्ट्रेट लाइन से होके जाता था, जो कि आप मैप में अभी देख सकते हैं। लेकिन वही इंडिया का तर्क किया कि नहीं, अलॉन्ग जाता था मतलब वो अंदर में एक डैगर शेप का इस तरह से होके हुए जाता था। तो यही बात है, दोनों कंट्रीज का अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन उससे हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी सियाचिन हम ही लोगों के पास है, इंडिया के पास। और इंडिया का ये भी तर्क है कि ग्लेशियर्स नो मैन लैंड हो ही नहीं सकता, किसी ना किसी को तो उस ग्लेशियर के ऊपर अपना क्लेम लेना ही पड़ेगा, तो ये इंडिया का ही पार्ट है। और इसके बाद अगर आप लोगों को एक और फन फैक्ट बताऊं तो जो जम्मू कश्मीर है वहां पे
जो बॉर्डर है वो एलओसी से डायरेक्टली पूरा मार्क नहीं किया गया है। इंडिया के अकॉर्डिंग वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। जैसे जैसे हम लोग कश्मीर के नीचे आएंगे साउथ में, जैसे सुंदरबनी, नौशेरा, राजौरी, इन सब से साउथ में आएंगे, उसके बाद पाकिस्तान ने कोई जो ट्रेडिशनल कश्मीर का पार्ट था उसको कुछ एनेक्स किया नहीं है, तो वहां से इंडिया के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू हो जाता है। वहीं पाकिस्तान उस वाले एरिया को कहता है कि ये वर्किंग बाउंड्री है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने इसको इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया तो पाकिस्तान ये एक्सेप्ट कर लेगा कि कश्मीर दूसरे कंट्री का पार्ट है, मतलब वो इंडिया का पार्ट है, इसीलिए पाकिस्तान इसको वर्किंग बाउंड्री मानता है, वही इंडिया इसको इंटरनेशनल बाउंड्री मानता है। तो आज कश्मीर के बारे में हमने पूरा डिस्कस कर लिया। होप करता हूँ कि जिस तरह से पामी से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे उसको क्लियर किया, उसी तरह ये कश्मीर से रिलेटेड जो भी डाउट्स इन सशकम वैली, गिलगिट बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, ये सब के बारे में, और थोड़ा थोड़ा 1971 और 65 वॉर के बारे में डिस्कस किए। ये सब के बारे में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।